everyone, welcome back to our YouTube channel Kautilya Law Academy Patna. I am Simple and we are back with a new video in our success story series. So आज की वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़ी है मनीला मैम, जिन्होंने अपना APO एग्जाम क्वालिफाई किया है, जो कि BPSC कंडक्ट करती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बट लेट मी इंट्रोड्यूस टू माय को-होस्ट फर्स्ट, श्वेता। सो ओवर टू यू श्वेता। थैंक यू सो मच सिंपल। सो आज हम काफी सारी बातें करेंगे मनीला मैम से। उससे पहले मैम वेरी बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। थैंक यू। आप कैसा महसूस कर रही हैं इस एग्जाम को क्वालिफाई करके? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। और एक लॉ जो पढ़ाई कर रहे थे, बहुत दिनों से मेरी तैयारी चल रही थी जी। और इस रिजल्ट के आने के बाद लगता है कि एक कहीं ना कहीं दिशा प्रदान हुआ है कि हाँ आपने एक उपलब्धि प्राप्त की है। सो मैम हम उससे पहले कि अपने आगे के क्वेश्चनर्स पे बढ़े, सबसे पहले मैम मैं चाहूंगी कि आप हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में पहले कुछ बताइए। आप मेरी अपनी पढ़ाई के बारे में बताना चाहेंगे कि मेरी पढ़ाई बिहार बोर्ड से हुई है, हिंदी माध्यम के हम स्टूडेंट हैं। और उसके बाद मैट्रिक हम 2000 में किए हैं और 2008 से 11 मेरा LLB का सेशन रहा है। 2011 में मेरा LLB कंप्लीट हुआ है। उसके बाद 2013 के अगस्त से हम इसका जुडिशियरी का प्रिपरेशन स्टार्ट किए थे और उसके बाद लगातार हम लगे रहे और 29वीं, 30वीं, 31वीं जुडिशियरी का, इवन देन अभी 32वीं का भी मैंने लिख रखे हैं, जिसमें कि मेरा 30वीं और 31वीं में इंटरव्यू तक गए थे, लेकिन मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया था। और अभी बीच में जैसे कि जिस समय अभी 31वीं जुडिशियरी का जिस समय आया था फॉर्म, उससे एक महीना करीब पहले इसका APO का फॉर्म आया था, तो फिर हम उसको फिलअप किए हैं और उसके बाद फिर जा करके अभी फिर मेन PT क्वालिफाई किए, मेन किए, फिर इंटरव्यू के बाद फिर फाइनली आपने ये एग्जाम क्वालिफाई किया। तो मैम बेसिकली APO का भी आपका टारगेट ऐसा स्पेसिफिक नहीं रहा था कि आपको APO का एग्जाम देना है, जैसा कि आपने बताया अभी। उससे पहले मैं ये क्लियर करना चाहूंगी लोगों के सामने कि आपकी इंट्रोडक्शन आपने जो अभी बताई वो अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज देता है, क्योंकि मैम ने अभी मेंशन किया कि ये 29वीं जुडिशियरी, 30वीं जुडिशियरी, 31वीं जुडिशियरी, 32वीं जुडिशियरी, 4 जुडिशियरी के एग्जाम्स इन्होंने ऑलरेडी दिया है, जिसमें कि 2 बार ये ऑलरेडी इंटरव्यू तक पहुंच करके वहां से फेलियर को फेस करते हुए और 32वीं न्यायिक सेवा की एग्जाम इन्होंने ऑलरेडी अपीयर किया है और जहां तक मेरे नॉलेज में है कि मेन की एग्जाम भी हो चुकी है। और साथ में फिर आपने APO का एग्जाम दे करके इसको क्लियर किया है। तो मैम ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो मैम APO के उसमें एंटर करना वो कैसा था आपका? सब्जेक्ट्स को लेकर के डिफरेंट होते हैं, सेम होते हैं? जिस समय मेरी तैयारी शुरू हुई थी उस समय APO और जुडिशियरी का दोनों का सिलेबस एक ही था। अच्छा। तो लेकिन हम उसमें नहीं दे पाए थे। एक 2011 में आया था फॉर्म, 3 काफी समय पे भी आती है वैकेंसी। हाँ, काफी समय पे, तो उसमें हम नहीं दे पाए थे। इसमें दोनों का सिलेबस एक ही था। लेकिन अभी जो हम APO क्वालिफाई किए हैं तो उसमें क्या हुआ था ना कि संशोधन करके 6 माइनर एक्ट को डाला गया, के साथ IPC, CRPC एविडेंस रहा है, तो 6 माइनर एक्ट हुआ और जुडिशियरी से एकदम अलग हो गया सिलेबस। ये 3 का IPC तो फिर भी आपने उसी मोटिवेशन के साथ और इतने कम समय में, क्योंकि समय भी बहुत कम था। हाँ बिल्कुल। जब आपने जुडिशियरी वाली एग्जाम दी थी 31st वाली, और जब APO की वैकेंसी आई थी, तो किसी भी एग्जाम के मेन की तैयारी करने में समय चाहिए होता है। तो मैम आपने उसको कैसे मैनेज किया? काफी सारे माइनर एक्ट्स हैं इसमें। माइनर एक्ट तो है, लेकिन साथ में IPC और CRPC एविडेंस है। 2013 में जब हम कोचिंग ज्वाइन किए थे कौटिल्या विधि संस्थान पटना में, तो उस समय जब हम ज्वाइन किए थे तो सर IPC पढ़ाना शुरू ही किए थे। हालांकि जो जुडिशियरी के सिलेबस में IPC नहीं है, लेकिन सर का कहना था कि IPC पढ़ना ही है, सबसे पहले IPC पढ़ो, ये बेसिक है। लॉ को समझने के लिए ये सबको पढ़ना होता है, तो IPC पढ़ना ही पढ़ना है, इसको पढ़ो। फिर उस समय पढ़ा चुके थे वो। तो जैसे आप किसी चीज का शुरुआत करते हैं किसी चीज को, तो उस समय आपका एक अलग लेवल होता है, पागलपंती वाला लेवल। तो उसमें क्या था ना कि जैसे सर पढ़ा रहे हैं उसको याद कर रहे हैं, जैसा जैसा सर बोलते गए फिर याद करते गए, तो कहीं ना कहीं उसी समय मेरा IPC लगभग कंप्लीट था। तो उसके बाद फिर इंटरव्यू के टाइम में जैसे सर इंटरव्यू का क्लास लेते थे, फिर मॉक लिए, तो उसमें भी IPC इंटरव्यू की क्लास में सर पढ़ाते थे, तो उसमें जो मेन टॉपिक है वो तो नोट डाउन करते चले गए, कहीं ना कहीं रिवीजन हो जाता है। तो IPC हो गया आपका, एविडेंस तो जुडिशरी का है, फिर CRPC है ही। हाँ, CRPC का थोड़ा एरिया इसमें ब्रॉड रहता है, जुडिशरी में उतना नहीं रहता है। लेकिन आप अगर इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको छोटा से छोटा चीज आपको माइन्यूटली देख करके जाना होता है। और सर कहीं ना कहीं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसमें सर सारा में फोकस करवा करके सारे चीजों को याद करवा दिए। रही बात माइनर की बात आती है, तो माइनर में सर बेयर एक्ट में
पहले पढ़ाए, बेयरक्ट में इम्पोर्टेंट टॉपिक जो भी है उसमें टिक लगवाए थे, और कुछ क्वेश्चन बैंक जो आपने अलग से तैयारी की थी, क्रैश कोर्स वगैरह एपीओ के लिए? नहीं, तैयारी तो हम नहीं किए थे, लेकिन सर से जुड़े थे 2013 में ही। मतलब आप कंटिन्यू टच में हाँ, थे? टच में थे, सर के टच में थे, और सर का कहना था कि नहीं, हम पढ़ा रहे हैं तो तुम इस चीजों को देख लो कि ये जरूरी है, और हम पढ़ाएंगे तो तुम ज्यादा बेहतर समझ पाओगी, समझ लोगी तो कहीं ना कहीं अगर चीज छूटता हुआ भी रहता है तो वो तुम लिख दोगी। तो इसमें हम सर को थैंक यू बोलना चाहेंगे कि इतने दिनों के बाद भी वो जुड़े रहते हैं स्टूडेंट से, और कहीं ना कहीं जुड़े रहे और पढ़ाए, और हम पढ़े भी। और उस समय ऑनलाइन क्लासेस हो रही थी, तो ऑनलाइन क्लासेस ही हम ज्वाइन किए थे। वो करके फिर मार्केट में जो भी क्वेश्चन बैंक अवेलेबल था तो सर इम्पोर्टेंट सारा ही टॉपिक क्लियर करवा दिए थे, और उससे जो भी मार्केट में क्वेश्चन बैंक अवेलेबल था उसको देखते हुए फिर हम सारी चीज को याद करके फिर गए। ओके मैम, सो बहुत बेहतरीन तरीके से आपने इस चीज को बताया हमें। अगला क्वेश्चन एक आता है जो कि सारे स्टूडेंट्स का कंसर्न होता है जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, कि तैयारी तो आप कर रहे हैं बट बैक इन योर माइंड एक क्वेश्चन रहता है कि एग्जाम फियर, कि बहुत सारे लाइक क्वेश्चंस आते हैं कि एग्जाम के दौरान होता है, नहीं हो रहा है, एग्जाम फियर होता है मैम। तो मैम आपको भी हुआ हो, क्योंकि वो एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि एग्जाम फियर होना ही है, तो उसको मैनेज करना, उस फियर को, तो वो कैसे करें? ऐसा है श्वेता कि जैसे फियर की बात आती है, अगर हम कहेंगे कि नहीं हम एकदम अंदर से मजबूत है, ऐसे थे वैसे थे, तो ये थोड़ा बनावटी हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत ज्यादा डरे हुए थे, लेकिन कहीं ना कहीं आप जब डरे रहते हैं तो हम अपने अनुभव से हम बता रहे हैं कि हमको लगता है कि आप कितने लोगों से पूछें कि अब हम क्या करें, कैसे करें, ये समय कम है, ऐसे है वैसे है, आप कुछ भी कर लें, लेकिन हमारे अनुसार कि आप खुद को खुद में कन्विंस कर सकते हैं कि नहीं, समय कम है लेकिन आप कर सकते हैं, इस समय को आप बेहतर से बेहतर यूटिलाइज करिए तो आप कर सकते हैं। रही बात मेरे मेंटोर हैं कामेश्वर प्रसाद सर, अब जब भी मेरा क्या था कि जब भी नर्वस होते थे तो सर को फोन कर देना। सर की ये अच्छाई है, अगर फोन आप कर दिए तो वैसा ठीक है, एट ए टाइम नहीं उठाएंगे लेकिन वो कॉल बैक जरूर करेंगे किसी भी टाइम में। मतलब एक कनेक्टिविटी हमेशा स्टूडेंट से अच्छा रहा है। हाँ, उनका ये खासियत है कि इतना उनका बिजी शेड्यूल होने के बाद भी उनका हम देखते हैं कि सारे स्टूडेंट जो पढ़ने वाले हैं, जो उनसे जुड़े रहना चाहते हैं, उनसे वो जुड़े ही रहते हैं, और कुछ भी दिक्कत होता है तो कहीं ना कहीं आपके लिए वो खड़े रहते हैं। तो वो तो उनका मोटिवेशन रहा ही रहा है खुद से खुद को कि ना कर पाएंगे और हम कर पाएंगे ऐसा। और कहीं ना कहीं आप टेस्ट देते हैं तो आपको लगता है कि नहीं, हम सर का क्या था कि जैसे 2 दिन बचे हुए हैं, हाँ प्रोसीजर देना है, ऐसा ऑटोमेटिक, हाँ प्रोसीजर देना है। तो कई बार ऐसा होता था कि गुस्सा भी आता था, स्वाभाविक है गुस्सा इसलिए आता था, और बोलते थे सर का ऐसा प्रेशर होता है, प्रेशर रहता है कहीं ना कहीं कि 2 दिन में प्रोसीजर हम कैसे तैयार करके जाएं। फिर लगता है कि नहीं, अब सर बोले हैं तो जाना ही जाना है, फिर एक एक लाइन बाय लाइन, बस ऐसा लगता है कि सिर्फ एक बार पढ़ के चले जाते हैं तो कुछ ना कुछ तो हम लिख। और मैम कहीं ना कहीं वो ही हमें एग्जाम के लिए प्रिपेयर करता है, तो जो एग्जाम के 2 दिन की हम तैयारी वही पे आना होती है। चाह रहे हैं कि अगर आप नर्वस होते हैं तो क्या होता है, जब नर्वस होते हैं तो ये चीज कहीं ना कहीं होता है, अरे हम तो 2 दिन में प्रोसीजर लिखे हुए हैं, तो ये क्या, अभी तो 20 दिन बाकी, हम तो तुरंत ही कर लेंगे। 2 दिन में जब प्रोसीजर लिख देंगे तो बाकी सबके सब्जेक्ट भी तो 2-2 दिन में हो जाएगा, तो मेरे पास काफी समय है। तो कहीं ना कहीं आपको वो सब चीज याद करके मोटिवेशन मिलता है, आप खुद को खुद से तैयार करते हैं और शुरू हो जाइए, बस हो गया, शुरू हो जाइए। तो फिर आपका जो भी समय है आप उसमें बेहतर कर सकते हैं, उसका यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नर्वस होते हैं तो कहीं ना कहीं जो आप हैं वो आप अपना परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे, कहीं ना कहीं वो पीछे हो जाते हैं। ये चीज है, ये हर छोटी छोटी चीजें मैटर करती है, लाइक हमें वहां तक पहुंचाने के लिए। ओवर टू यू सिंपल, आप कुछ पूछना चाहेंगे? आपने जैसे एग्जाम फियर के बारे में तो हमें बता दिया, एक चीज होती है एग्जाम प्रिपरेशन में कंसंट्रेशन, की कंसंट्रेशन को कैसे बनाए रखें। एक जर्नी होती है, पूरा पीरियड होता है, तो कंसंट्रेशन आता है तो उस रफ्तार से चला भी जाता है, तो उस चीज को बनाए रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो इसके बारे में आप प्लीज कुछ बता सकती हैं? हाँ बिल्कुल, कंसंट्रेशन के लिए तो हम पहला यही कहेंगे कि कोई भी स्टूडेंट है तो उठ के आप मेडिटेशन जरूर करिए। जैसा कि हम तो उतना बहुत कुछ जानकारी नहीं थी, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरे फैमिली लेके, परिवार है, बच्चे हैं, सबको लेकर के पढ़ाई करना हम शुरू किए थे। तो कहीं ना कहीं हम जब कोचिंग ज्वाइन किए थे तो सर का ये सब चीज देखते थे कि नहीं तुम करो, फोर्सफुली करवाते थे कि नहीं अभी का अभी तुम क्लास में ही करो, 1 मिनट करो। सर मेडिटेशन हाँ बहुत ज्यादा बिल्कुल, तो मेडिटेशन करो तो क्लास में ऐसा लगेगा कि हाँ, सर तो ऐसा मेडिटेशन करवा रहे हैं, क्लास है, छूट रहा है। लेकिन आप जब नर्वस होते हैं ना तो कहीं ना कहीं लगेगा कि अरे सर मेडिटेशन करवाते हैं, खुद करके थोड़ा देखें कि ऐसा लग रहा है। और वो एंड ऑफ द डे वो एक्चुअली काम करता है, हाँ, वो चीज ही वैसी तो कहीं ना कहीं वो आपको डर रहेगा तो आप वो सब चीज याद करने लगेंगे
कि जो आपके सर बताए होते हैं तो ठीक है, तो मेडिटेशन करना हम शुरू कर दिए। चलो फिर कहीं ना कहीं वो खुद में पता कुछ दिनों के बाद चलता है, ये नहीं अभी किए तो अभी के अभी पता चलेगा, लेकिन 1 दिन किए, 2 दिन किए, 3 दिन किए, कहीं ना कहीं मन में स्थिरता आने लगती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बेसिकली एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। तो हम तो यही कहेंगे कि मेडिटेशन करना सबसे अच्छा है, कंसंट्रेशन और मन को भटकने से रोकना। जैसे सोशल मीडिया है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, जिस समय एग्जाम रहे खासकर उस समय तो बिल्कुल भी नहीं। अगर बातें ही करना है, चाहे जो भी व्यक्ति हो, अगर जो बहुत जरूरी है, जैसे मम्मी पापा हो गए, हमारे लिए इन लॉज हैं, सास ससुर हो गए, उनका खबर रखना जरूरी है, तो कहीं ना कहीं उन लोग से बात किए, बस हो गया। बाकी लोग से बात कर सकते हैं, लेकिन टाइम अभी नहीं है, तो कोशिश थोड़ा करिए। रिजर्व रहना सही होता है हाँ, एग्जाम के मेरा period मानना में। ये है कि सोशल मीडिया से आप जितना बच सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं आप एक मैसेज को देखने जाते हैं तो सिर्फ एक मैसेज तक बात नहीं रहती है, और हम और उसमें काफी मेरे लिए सारे तो खासकर है नोटिफिकेशंस आते रहते हैं, नोटिफिकेशन है, सोच के और जाते हैं कि 5 मिनट देखेंगे और वो खींच के 15-20 हाँ, मिनट खींच जाता है। वो कुछ भी यूट्यूब ब्लॉग्स है, या फिर आप खुद सीरियल देखने लगते हैं। जैसे मेरे साथ ऐसा था कि जैसे फेसबुक खोले तो कुछ सीरियल ही देखने लगे ऐसा। तो उन चीज़ों को जितना कम करें, कम क्या, मेरे हिसाब से अगर बंद ही कर दें तो बेहतर है। कि एक बार अगर आप डिस्टर्ब होते हैं तो आपका डिस्टर्बेंस पूरे दिन तक रहेगा। पूरे दिन का रहने का मतलब है, आप अगर मेन एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो 5 क्वेश्चन का लॉस है, जो कि आपका कॉम्पिटिटर ऑलरेडी तैयार कर चुका है। बिल्कुल। पीटी दे रहे हैं तो आपके 500 क्वेश्चन का लॉस है, 300 क्वेश्चन आपका हो गया आपके इसमें लॉ में, 200 क्वेश्चन आपका हो गया जीके में, इन चीजों का लॉस है। अगर आप 500 नहीं करते, 300 जो भी कर रहे हैं आपका जा रहा है, आपका समय जा रहा है। रियलाइज होना बहुत जरूरी है कि आप किस चीज को मतलब लूज कर रही है। बिल्कुल, छोटे छोटे बिल्कुल। कैलकुलेशंस हैं जो एट द एंड ऑफ द डे आपको रिजल्ट देते हैं। हर चीज आपको समय बचाना पड़ेगा कि हमको यही करना है, पहले ये काम हमको कर लेना है, उसके बाद टाइम बचेगा तो जो आप मन लगाने के लिए तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आप घूम लीजिए, आप वॉक कर लीजिए, आप कुछ भी करिए, या फिर अगर लग रहा है कि किसी दोस्त से बात करके अच्छा लग रहा है तो उनसे बात कर लीजिए। बस मम्मी पापा हैं उनसे बात कर लीजिए, कुछ भी कोई घर का काम कर लीजिए। तो मैम नेक्स्ट अब हम बात करेंगे थोड़ा सा स्टडी मटेरियल्स के बारे में, कि स्टडी मटेरियल्स का बहुत बड़ा रोल होता है कि अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो किस पे फोकस करें, किस पे कम करें, किस पे ज़्यादा करें, पीटी के टाइम किस पे फोकस करें, मेंस के टाइम कैसे प्रिपेयर करें। तो स्टडी मटेरियल्स के बारे में थोड़ा सा। और एक और चीज मैम, स्टडी मटेरियल से रिलेटेड लोगों का कंसर्न आता है कि अब मार्केट में इतनी सारी चीजें अवेलेबल है, अगर आप ऑनलाइन एक टॉपिक गूगल पे डाल रहे हैं, आपको मल्टीपल चीजें मिलती हैं, उसमें से फिल्टर करना, उसमें से लिखना, मेन की चीजों को तैयारी करना, याद करना, एग्जीक्यूट करना। तो मैम इसके लिए आपने क्या किया है? जहाँ तक मेरी बात है श्वेता, कि मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ करता था। मेरे 2 बच्चे काफी छोटे थे, अभी उनको, मेरी बेटी प्रेप में थी जब हम यहाँ लाए थे, और बेटा तो स्कूल भी नहीं जा रहा था, तो और वो अभी 10th में पहुंच गई है। बच्चे बड़े हो गए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे पास समय नहीं था, और जैसे हम कोचिंग ज्वाइन किए थे तो मेरा मानना था कि हम कोचिंग ज्वाइन किए हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो उन जो मेरे सर हैं, मेंटोर हैं, उन पे भरोसा करके हम ज्वाइन करते हैं। अगर खुद से करना होता तो पहले भी कर चुके होते, और खुद से हम कर ज्वाइन लिए क्यों होते। किए हैं? क्योंकि हम सर का गाइडलाइन चाहिए। तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि हम जब आए थे तो सर बोले कि नहीं, ऐसा करना है कि पहले मेन पढ़ना है। कि कई बार ऐसा होता है कि पीटी लोग तैयार कर लेते हैं इस उम्मीद में कि पीटी होगा तब तो हम मेन क्लियर करेंगे, पर ऐसा नहीं है। ये पीटी तक ही नहीं है, पीटी मेन इंटरव्यू तक जाना है, जिसमें कि पीटी का रोल तो है ही, मेन आपको फाइनल क्वालिफाई करने के लिए आपको मेन में अच्छा से अच्छा मार्क्स ऑब्टेन करना पड़ेगा। तो सर का कहना था कि नहीं, पढ़ो और बस एक क्वेश्चन पर डे याद करो। तो सर जैसे बोले, बस एक क्वेश्चन, मेरा काम था कुछ भी नहीं सोचना, बस एक क्वेश्चन याद करना, कल जाके लिखना, ठीक है। उसके बाद सर के नोट से ही हम याद किए थे, और सर ही बताया कि इसमें क्या ऐड ऑन करना है, क्या काटना है, किस चीज को कर रहा है। और ऐड ऑन करते हैं तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, सर का कहना था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए कि कुछ एक्स्ट्रा भी चीज दिया हुआ है जो कि पूछे जा चुके हैं। तो उन चीजों को कहीं ना कहीं सर बताया कि हाँ, आप तुम इस चीज को ऐड कर लो, इस चीज को कर दो। जैसे नया केस है तो इसको देख लो, नेट पे देखो, अभी रिसेंट में केस चल रहा है, तुम देख लो सर्च करके, और इसको ऐड ऑन कर लो, मतलब कि अपडेट रहना। बिल्कुल। तो सर जैसा जैसा हमको बोलते गए, मेरे केस में यही है कि हम सर के नोट्स का अक्षर सा पालन किए, सर जो बोले ऐड ऑन करने किए। उसके बाद कहीं ना कहीं क्या होगा कि आपका जब एक बेस तैयार हो जाता है तो आप उसमें, जैसे घर ही है, अगर इमारत तैयार हो गई है तो आप उसमें पुट्टी कर लीजिए या फिर ऐसे दीवार को छोड़ दीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं हमको समझ में आ गया कि हमको करना क्या है। तो बहुत सारा चीज है, नेट है, यूट्यूब है, तो जहाँ जहाँ से लगा कि नहीं हमको ये सब चीज ऐड ऑन करना चाहिए, तो सर से पूछते हुए कि
हाँ सर ये ऐड कर रहे हैं, ये सही है नहीं है। जैसे टेस्ट होते थे तो सर उसमें भी पूछते थे ये सब कहाँ से की हो, तो उनको बताते थे ऐसे किए ऐसे किए। ओवरऑल सर का गाइडलाइन रहा और जो बोले करते चले गए। मतलब मेंटोरशिप को आपने फॉलो किया? बिल्कुल। उसका कारण यही था कि मेरे पास टाइम नहीं था, और टाइम नहीं था और ये भी है कि हम आए हैं जिनके पास बस उन्हीं पे फोकस्ड रहे, इधर उधर करने बात है कि मेंटोर्स का काम होता है कि गाइड करना, बट स्टूडेंट का रोल यही है कि वो कितना उस चीज को लेते हैं और फॉलो कितना करते हैं, इसमें बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। क्योंकि अब टाइम कम होता है ना हमारे एग्जाम के दौरान, तो आप बहुत मल्टीपल चीजों को करेंगे, फिर इसको स्टोर करेंगे, फिर इसको रटेंगे, फिर इसको लिखेंगे, तब तो जाके आप परफॉर्म करेंगे। तो इसमें समय निकल जाएगा और आपका बेहतर नोट्स आपके पास रहेगा एग्जाम तक, और आप याद नहीं कर पाएंगे और नहीं लिख पाएंगे, बस अफसोस के अलावा कुछ नहीं आता। ठीक है मैम, तो अब हम थोड़ा इंटरव्यू के बारे में बात करेंगे कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन हम कैसे करें, क्योंकि आपने जैसे कि 30वीं का इंटरव्यू दिया, 31वीं का इंटरव्यू दिया, और दोनों में फिर रिजेक्शन फेस करने के बाद फिर उसी मोटिवेशन के साथ, स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन के साथ कमीशन के पास जाना और मोटिवेशन के साथ इंटरव्यू देना बहुत बड़ी बात होती है। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जब मेरा इंटरव्यू हुआ था, पहली बार इंटरव्यू 30वीं का दिए थे, तो उस समय इंटरव्यू के बाद मेरा नहीं हो सका था, तो कहीं ना कहीं जैसे नहीं होता है तो डिसअपॉइंटमेंट हो ही जाती है। नहीं, मेरे साथ वैसा कुछ नहीं था। हमको लगता था कि खुद में लगता था कि हाँ ठीक है, यहाँ तक भी पहुंचे मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आगे नहीं हुआ तो स्वाभाविक है कि बुरा तो लगेगा ही, इसको बुरा नहीं लगेगा। कहीं ना कहीं एक आशाएं जुड़ जाती है कि हाँ मेरा हो जाएगा ये इस तरह का। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं था कि रिजल्ट नहीं आया तो लगा कि अब दुनिया ही पलट गया, वैसा कुछ नहीं था। क्योंकि हम जानते हैं कि तिगुना बच्चा को पास किया जाता है इंटरव्यू के लिए, तिगुने को सिलेक्ट किया जाता है, उसमें जो सीट है ओवरऑल वही आएंगे, है ना। तो पहले से कहीं ना कहीं मन में हाँ ना वाला कंडीशन सबके साथ रहता है मेरे हिसाब से। जिनका हो गया तो बेहतर, अगर मेरा नहीं हुआ तो उस समय तत्काल बुरा लगा, लेकिन फिर कहीं नोटिफिकेशन आने वाला होता है तो हर जगह एकदम हंगामा जैसा हो जाता है कि आने वाला है। तो बस हमको लगा कि नहीं, बेकार का चीज है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, कम से कम इतना तक तो पहुंचे। और मेरे लिए इंटरव्यू में पहुंच के और जो ऑनरेबल लोग होते हैं, जो बोर्ड मेंबर्स होते हैं, उनके साथ बैठना, उनके साथ बात करना ही सपने जैसा था, बड़ी बात थी मेरे लिए। और इसलिए बस उसी खुशी को देखते हुए बस शुरू कर दिए तैयारी कि नहीं करना है, सारा तो पढ़ा हुआ है, बस रिवीजन करना है। कहीं ना कहीं जैसे ही मन में लगे कि अरे मेरा नहीं हुआ, ज्यादा नहीं लगता था, थोड़ा सा कभी कभी लगता था। जब आगे जैसे मेरे कोचिंग से बहुत सारे स्टूडेंट का हुआ, हम बता नहीं सकते हैं, बहुत सारे लोग जज बन गए, तो उन लोग का कभी स्टेटस देख लिए, कभी कुछ इस तरह का, उन लोग से मिलते थे तो कहीं ना कहीं मोटिवेशन भी होता था कि हाँ इनका हो गया तो मेरा भी एक दिन जरूर हो जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं बुरा भी लगता था, काश मेरा भी हो गया होता। ये चीज लगता है कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है। हाँ, खुद पे विश्वास करना और अपने खुद पे विश्वास करके फिर से उस प्रेशर के साथ बिल्कुल फिर शुरुआत की, तैयारी की, लगे रहे। बेसिकली मैम आपने उस नेगेटिव, वो जो एक फीलिंग थी आपके अंदर, उसको आपने कलेक्ट करके फिर से एनर्जी लगा करके फाइट करके एक नए फिर मोटिवेशन से आपने फिर से दोबारा इसके लिए तैयारी करी। तो मैम इंटरव्यू के बारे में फिर से आपने बहुत बेहतरीन तरीके से काफी प्रैक्टिकल चीजों को बताया, हम जो यूजुअली होता नहीं है। तो मैम फिर आती है चीज की मॉक इंटरव्यू। तो मैम मॉक इंटरव्यू आपने शायद एपीओ के लिए दिया था और पहले भी आपने मॉक्स किए हैं कौटिल्या से रिलेटेड? बिल्कुल, 30वीं जुडिशरी का हम मॉक किए हैं और 30वीं जुडिशरी में करीब जितना भी टाइम था सर लगातार क्लास करवा रहे थे। हमको लगता है कि 3-4 घंटे तक का क्लास हो जाता था हम लोग का, और सर जितना भी इम्पोर्टेंट टॉपिक का कलेक्शन करवाते थे लगभग वही सब घुमा फिरा के बेसिक चीज जो है वो सबको स्टोर करवाते थे। क्वेश्चन पे क्वेश्चन ऐसा हो रहा है, और इस तरह का माहौल रहता था कि जैसे स्टूडेंट लोग हैं जो भी इंटरव्यू देने वाले हैं, वो लोग कई नए बच्चे भी थे जिनकी जिज्ञासा होती थी कि नहीं ये क्वेश्चन हम पूछें, वो लोग भी बैठते थे हमारे साथ और सर बोलते थे सबसे क्वेश्चन पूछो, 10 क्वेश्चन पूछो, 15 क्वेश्चन पूछो, इससे 20 क्वेश्चन पूछो, इस तरह का चीज था। तो एक दूसरे से पूछते और सर के द्वारा जो भी क्वेश्चन पूछा गया वो सब का कलेक्शन होते काफी कलेक्शन हो गया, और वो पता नहीं चलता है प्रेशर में कि हम कितना कलेक्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लगेगा कि अधूरा ही है, छुटा हुआ ही है, अरे ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं। लेकिन वो सबको कलेक्ट किए और कहीं 2 बार सर के यहाँ हम किए हैं मॉक, और 2 बार नहीं, आप एपीओ का लीजिए तो तीसरा हो गया। ओके, तीसरा मॉक नहीं, सर क्लास करवाते हैं प्रॉपर एकदम बैठा के, बिल्कुल अलग से क्लास करवाते हैं। वो सब चीज कहीं ना कहीं मेरा मेन में भी फायदा कर गया इस बार का हम जुडिशरी दिए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि इस बार जैसे बहुत कम टाइम बच गया था। मेरा इंटरव्यू था 1 नवंबर को जी, तो फिर वहाँ से कितने तारीख का एग्जाम हुआ था? 25 नवंबर से स्टार्ट हुआ था मेन के पेपर। हाँ, तो
तो इस दौरान क्या हुआ था कि बहुत ज्यादा जो पहले का पढ़ा हुआ था वो बार बार पढ़ रहे थे। प्रोसीजर में कई चीज ऐसा था कि जैसे सीबीसी में बहुत लेंदी है, काफी छोटा छोटा टॉपिक है जो सबको आपको कलेक्ट करना है। अपने आप में ही बहुत बल्कि सब्जेक्ट है, तो सारा कलेक्ट हम नहीं कर पाए थे। तो क्या हुआ, जैसे पेपर देख रहे हैं तो बहुत सारा चीज ऐसा पूछा हुआ था जो इंटरव्यू में सर तैयार करवाए थे। कई बार बोल चुके हैं, रट चुके हैं, प्रैक्टिस हो चुका है। तो लगा कि अरे ये तो बहुत अच्छा है, कम से कम इंटरव्यू में ऐसा तैयारी की, बस वो लिख करके इसमें 32वीं में मेरा फायदा किया, हम लिख करके आ गए। ये चीज है। और अभी 3 बार हम इंटरव्यू दिए हैं, 2 बार मेरा मार्क्स कम आया, लेकिन हम क्वेश्चन का आंसर करके आए थे। हो सकता है उस समय प्रेशर में तो इंसान रहता है, और हम काफी प्रेशर में थे। कई लोगों का होता है चेहरा पे दिखता नहीं है, मेरा चेहरा पे बिल्कुल ही प्रेशर दिख रहा था। तो आप जिनके पास बैठ रहे हैं वो एकदम से निचोड़ लेते हैं, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी किए होंगे जो खुद को पता नहीं है। काफी एक्सपीरियंस लोग होते हैं। बिल्कुल। तो क्वेश्चन का आंसर हम किए हैं, लेकिन कुछ ऐसा जेस्चर वगैरह है, आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो सिर्फ आपका क्वेश्चन आंसर का इंटरव्यू नहीं होता है, आपका पर्सनालिटी टेस्ट होता है। तो कहीं ना कहीं हम घबरा तो रहे ही थे, वो चीज मेरे चेहरे पे दिख रहा होगा जो उस समय हमको अनुभव नहीं हो रहा था। तो मार्क्स कम आया, तो हमको लगा कि ये सब चीजों को थोड़ा करना होगा। एपीओ में इन सब चीजों का हम काफी ध्यान रखें और कोशिश करते गए लगातार। काफी मैम फायदा हुआ होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर मॉक करवाए थे, आपके तो मार्क्स भी बहुत अच्छे थे। हाँ, यहाँ की जो मॉक हमने कंडक्ट करवाए थे लाइक एपीओ वाले, तो उसमें आप तो शायद टॉप रैंकर्स में रही हैं। तो कहीं ना कहीं वो फेलियर वाली चीजें जो थी वो इसमें आपके लिए एडवांटेज की तरह काम कर गई। एपीओ में ऐसा हुआ था मेरे साथ कि लग रहा था कि इस बार इंटरव्यू में मेरा किसी भी तरह से कुछ भी खराब नहीं होना चाहिए। तो जिन लोगों से मेरे जैसे कि कौटिल्य विधि संस्थान से हम जुड़े ही रहे, जो नए बच्चे हैं उनसे पूछ के, सर से पूछ के, मैम से पूछ के, जो भी लोग थे हर किसी को हम यही पूछते थे कि बोलते हुए हम कैसे दिखते हैं, क्या हम घबराए हुए लग रहे हैं, क्या त्रुटि है, ये सोचते हुए कि कोई ना कोई तो जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ी बताएगा, उन चीजों को हमको ठीक करना है। ये बहुत बड़ी तो बात है ये कि चीज मतलब वीकनेस सबके अंदर होती है, बट लेकिन सेल्फ करेक्शन मोड में जाना मेरे में जो अच्छाई है तो है ही, लेकिन कहाँ गड़बड़ी हो रहा है, तो वो चीज आप जब हम क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं मेरे आव भाव में जेस्चर में कमी है, तो इसी के लिए मेरा मार्क्स कम हो रहा है। कहीं ना कहीं घबराए हुए, तो उनको भी लगता है कि अभी तो ये खुद ही घबराई हुई है, तो क्या इसको मार्क्स दें, कैसे टेकअप करेगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा पोस्ट होता है ना, जिम्मेदारी का पोस्ट होता है। तो हो सकता है शायद इसलिए मेरा कम मार्क्स था। उसके बाद फिर उन सब चीजों को जितना हो सका हम प्रयासरत रहे और कमी को हम दूर किए, और इस बार परिणाम अच्छा। इसका अगर हम समरी निकाले तो बेसिकली एक वर्ड आएगा सेल्फ करेक्शन, कि यू शुड ऑलवेज बी ओपन टू योर सेल्फ करेक्शन मोड, कि आप कभी ये ना सोचे कि आई एम डन, दिस इज माय परफेक्ट मोड। आप हमेशा सेल्फ करेक्शन के तरफ अपने आप को इंक्लाइन कीजिए और देखिए कि क्या कमी है। तो मैम बहुत ज्यादा आपसे क्वेश्चन ना करते हुए हम आपसे एक और क्वेश्चन करेंगे कि क्वेश्चंस आप कुछ बताना चाहेंगे अगर आपको याद हो, जो बोर्ड ने आपसे क्वेश्चंस किए थे। हाँ बिल्कुल, कुछ एक आध अगर आपको याद हो। अगर एपीओ की बात है तो अभी फिलहाल दिए हैं एपीओ, तो अभी सारा क्वेश्चन एपीओ क्या है आपको तो 30वीं 31वीं सबका क्वेश्चन याद है, लेकिन हम एपीओ का बताना चाहेंगे। तो इसमें जैसे पनिशमेंट पूछी थी मैम हमसे, और पनिशमेंट बताए, तो फिर वो थ्योरी ऑफ पनिशमेंट पूछी, उसके बाद पूछी समता क्या है, आर्टिकल 14 क्या कहती है, फिर 0 एफआईआर के बारे में पूछा गया, 0 एफआईआर होता है तब क्या होता है ये पूछा गया। उसके बाद फिर पूछा गया कि ट्रांजिट रिमांड क्या है, फिर उसके बाद फिर पूछा गया कि डाइंग डिक्लेरेशन क्या है। डाइंग डिक्लेरेशन अगर कोई व्यक्ति कर रहा है तो क्या मृत्यु की आशंका होना आवश्यक है, अगर वो बच गया तो क्या होगा। फिर उसके बाद पूछा गया बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे जाएगा। फिर आपराधिक षड्यंत्र के बारे में पूछे, फिर आपराधिक षड्यंत्र बताए, फिर प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आपराधिक षड्यंत्र पे ही उदाहरण देके बताए कि ऐसा हम और ये 2 आदमी हैं, किसी अमुक आदमी का मर्डर करने का प्लानिंग कर रहे हैं, तो क्या ये अपराध हुआ या नहीं हुआ। फिर लास्ट क्वेश्चन मेरा ये था कि अवैध क्या है, इलीगल आईपीसी में, तो फिर हम लास्ट क्वेश्चन इलीगल बताए, फिर उसके बाद मेरा हो गया ओवरऑल। मैम बेसिकली आपकी तैयारी फुल ऑन रेडी थी। ये कहना बहुत आसान है कि बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मेरे हिसाब से अभी आपने जितने क्वेश्चन बता दिए मोर देन 3-4 सब्जेक्ट्स था वो, तो इंटरव्यू के लिए उस हिसाब से आपको तैयार रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। मल्टीपल डायमेंशनल क्वेश्चंस हो सकते हैं, बिल्कुल, और बेसिक क्वेश्चन बेसिक ही होते हैं, क्लैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि मैम ने भी बताया कि प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं आपको स्टक करने के लिए। सो मैम हम चाहेंगे कि आप जो हमारे अभी जो न्यू कमर्स हैं इस फील्ड में, उनको आप क्या बोलना चाहेंगी। आप अपने एक्सपीरियंस 10 साल का बहुत लंबा दौर रहा है आपका। बिल्कुल, तो हम तो उन लोगों को सलाह यही देना चाहेंगे कि जिस चीज की शुरुआत ये हो, आप अगर कर रहे हैं उस चीज का अंतिम परिणाम तक आप इंतजार जरूर करें। बीच में चाहे कोई भी परिस्थिति आती है, जिंदगी है तो उतार चढ़ाव लगा ही रहेगा, लेकिन आपको
आपको उसी में अपने लिए समय निकालना है। अगर आप चाहेंगे तो जरूर निकल जाएगा, और आप लगे रहेंगे तो आप जरूर सफल होंगे, ये मेरा कहना है। और आप लगे रहिए, बीच में क्विट करके कोई और दिशा और कोई भी चीज मेरे हिसाब से डाइवर्ट नहीं होना चाहिए जब तक कि हो ना जाए, क्योंकि जिंदगी है, कहीं ये कसक ना रह जाए कि हम ऐसा करते, काश 2 साल और करते या फिर एक बार और दिए होते तो मेरा हो जाता। बिल्कुल, ये चीज बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बस एक छलांग लगाने तक देरी होती है आपको फाइनल तक जाने में, जहां तक पीटी कर गए, मेन कर गए, इंटरव्यू कर गए, तो उस समय आपको एक छलांग लगाने के समय में वहां तक आपको पहुंचना जरूर चाहिए। मेरा यही कहना है। तो मैम सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये व्यूअर्स को तो काफी मोटिवेट करेगा ही, मुझे पर्सनली काफी मोटिवेटिंग लगी आपकी स्टोरी। और एक और चीज मैंने फिगर आउट किया ये पूरे कॉन्वर्सेशन के दौरान कि देयर इज विल देयर इज वे। काफी सारे बड़े लोगों ने ये चीज कहा है, तो जहाँ चाह है वहाँ राह है। आपके पास अभी जीती जागती बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है हमारे पास, और ये काफी सारे लोगों के लिए है जो ये बोलते हैं कि मैरिड है, टाइम नहीं है, बच्चे हैं, टाइम नहीं है, फेलियर्स है। तो इन सब के लिए अगर आपको कुछ मतलब किसी को रेफर करना चाहते हैं, आप मोटिवेशन चाहते हैं, तो मनीला मैम इज हियर। सो थैंक यू so much ma'am for your time, and thank you so much for watching this video. Stay tuned for more such videos. Thank you.